मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को CGSEF एग्ज़ाम के लिए टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से चाहे आप 2016 हो या फिर 2017 हो, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही हुआ है। इसलिए ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक है वो एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा नहीं, तो इसके लिए इसका 2-3 वीडियो ज़रूर लगेगा। तो आप सभी इसका सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, मीन्स इस वीडियो को देखने वाले जितने भी नए बच्चे हैं, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो भी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स ऊर्जा संसाधन। हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ऊर्जा जो है पूरे यूनिवर्सल में क्या है, विद्यमान है या फिर उपस्थित है। ठीक है, पूरा जो यूनिवर्स है उसमें ऊर्जा हर जगह पर उपस्थित है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसे हम अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार का एनर्जी ही है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, काम होता है। जैसे बोर है ना, जैसे बोर होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, ये सब किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब क्यों चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से इनको एनर्जी मिलती है, इसलिए ये चलता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या दिखाई देता है क्या हमें, नहीं। लेकिन अगर हम उसे छू कर देखें तो हमें अनुभव ज़रूर होता है, हमें करंट लग जाता है। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से बहुत ही बुरा हादसा हो सकता है। मैं आप सभी को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि हम एनर्जी को देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार जो एनर्जी है उसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। लेकिन हर जगह कार्य करने के लिए पूरे यूनिवर्स में ये जो एनर्जी है वो उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी है वो किसी भी कार्य को करने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य बिना एनर्जी के नहीं कर सकते हैं। और एनर्जी के लिए एक नियम भी बनाया गया है, जो कि आप सभी को शायद पता होगा कि एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या परिवर्तन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आप सभी को बताई बोर के बारे में, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल के बारे में, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मीन्स इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये सूर्य की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, मीन्स रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एनर्जी जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, उसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक है, और आपको अगर कहेंगे कि अगर एनर्जी का तो टोटल यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, तो एक्चुअली में जो एनर्जी है उसका कुछ रूप जो है हीट के रूप में लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो लॉस होता है वो भी नष्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली में हीट के रूप में हमारे वातावरण में चला जाता है या फिर इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इस प्रकार ये नष्ट नहीं होता है, केवल इसका रूप परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जो एनर्जी है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एनर्जी को कंजर्वेट करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। मीन्स दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कहीं भी जो एनर्जी है वो किसके वजह से है? सूर्य की वजह से है, क्योंकि सूर्य ही एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एनर्जी आखिर है क्या। अब एनर्जी रिसोर्सेज, जैसा कि मैं बताई कि सूर्य जो है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, तो एनर्जी रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। जैसे सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, उसी तरह किसी भी चीज से जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं या फिर ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। अब मैं आप सभी को ऊर्जा संसाधन का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की एनर्जी रिसोर्स है या फिर किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊर्जा संसाधन है उसे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा संसाधन को जो 3 प्रकार से वर्गीकरण या फिर डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है आपका नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। क्या? नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। ठीक है, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो ये हो गया फ्रेंड्स पहला टाइप। फिर दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप में आएगा आपका प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत। क्या क्या? प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत तथा अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरे टाइप में आएगा फ्रेंड्स परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इसके अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं या फिर जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं या फिर जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। किसको किसको? कोयले को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को या फिर नेचुरल गैस को। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स या फिर जीवाश्म ईंधन क्या होता है फ्रेंड्स? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो कि पेड़ पौधों और जानवरों या फिर एनिमल्स के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं फ्रेंड्स? जो पेड़ पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके जो अवशेष है, अवशेष मीन्स जब ये मृत हो जाते हैं और धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। अब देखिए, नाम क्या है? जीवाश्म। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है? जीव प्लस अवशेष। तो आप सभी को पता है कि जो भी प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मीन्स ये इनमें क्या होता है? इनमें जीवन होता है। लेकिन जब ये डेड हो जाते हैं, मीन्स ये जब मृत हो जाते हैं, तो इनका जो अवशेष रहता है, ठीक है, तो क्या हुआ? जीव प्लस अवशेष, है ना। तो इनका जो अवशेष रहता है जब वो धरती में दब जाता है और अत्यधिक ताप एवं दाब पर लाखों वर्ष तक रहते हैं, तो इससे जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो जीव से बनने के कारण मीन्स पहले जब ये लिविंग थे, उसके बाद जब ये डेड हुए तब ये बने हैं, तो इनके अवशेष से बनने के कारण ही क्या कहा जाता है? इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है। मीन्स जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड गैसेस हैं वो सभी किस में आते हैं? इसी में आते हैं। किसमें? नॉन रिन्यूएबल या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिक्विड्स भी आते हैं बहुत सारे जो कि जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे है परमाणु ईंधन। क्या है? परमाणु ईंधन मीन्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत क्यों आते हैं। तो जैसा कि मैं बताई कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या फिर प्राकृतिक गैस आता है, तो इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है? मिलियन ईयर्स मीन्स लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों वर्ष बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लंबा समय होता है।
इसलिए हम इसे जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते और ये हो सकता है कि हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है उसके लिए ये ख़त्म हो जाए। मीन्स ये एग्जॉस्टिबल होता है, मीन्स ये ख़त्म हो सकता है हमेशा के लिए, क्योंकि इसको बनने में बहुत ही समय लगता है। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर हमारी जो नई जनरेशन आएगी उनको ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, क्योंकि इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और वैसे ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जो कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उस पर ये आधारित है। ठीक है। तो देखिए, परमाणु के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो इसे क्यों रखा गया नॉन रिन्यूएबल में, क्योंकि जो ये किससे बनता है, ये जो भी यूरेनियम है ना, तो यूरेनियम क्या है, एक खनिज पदार्थ है, उसका भी जो भंडारण है वो सीमित है। ठीक है। उसका भी भंडारण कैसा है, सीमित है, और जब वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको भी बनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसे भी नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा है नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत। इसे आप सभी याद रखिए, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और परमाणु ईंधन पर आधारित एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है। या फिर इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उसे फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब आगे देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल मीन्स नाम से पता चलता है जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सोलर एनर्जी है जो कि हमेशा उपलब्ध है, और इसके अंतर्गत जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो भी आता है, क्योंकि इसे हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो विंड एनर्जी या फिर जो पवन ऊर्जा है वो भी इसके अंतर्गत आता है, और जो ज्वारीय ऊर्जा है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ज्वारीय ऊर्जा मीन्स जो सागर होता है उसमें जो ज्वार और भाटा होता है, मीन्स जब सागर की लहरें ऊपर उठती है तो उसको बोलते हैं ज्वार। तो उसी से जो एनर्जी जनरेट किया जाता है या फिर उत्पन्न किया जाता है उसी को ही क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये ऐसा ही होता है तरंग ऊर्जा। ठीक है। ये भी जो है समुद्र की लहरों से ही उत्पन्न होता है, क्या, तरंग ऊर्जा। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा मीन्स जियोथर्मल एनर्जी। तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो एक्चुअली में क्यों है, जमीन के अंदर मीन्स धरती के अंदर जो चूना है और जो डोलोमाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ताप एवं दाब पर रखी हुई है, उसके वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। फिर है ओटेक एनर्जी। तो ओटेक एनर्जी भी है जो है वो भी सागर से ही संबंधित है, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये होता है ओटेक, जो कि सागर से ही उत्पन्न किया जाता है इस एनर्जी को। इसके बाद है बायोमास एनर्जी। क्या है, बायोमास एनर्जी। उसके बाद है बायोडीजल। तो जिसमें भी बायो लगा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, अधिकतर रीन्यूएबल होता है, और ये जो है बहुत ही लाभदायक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो बायोमास या फिर जो बायोडीजल्स है इसे मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि इसी के अंतर्गत आएगा आपका बायोफ्यूल्स। क्या आएगा, बायोफ्यूल्स आएगा, या फिर जैव जो ईंधन है वो आएगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए ये जो बायोमास और बायोडीजल और जो ये बायोफ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप सभी के लिए नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप सभी को इनका नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा रीन्यूएबल है और कौन सा रीन्यूएबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जैसा कि मैं नीचे क्या लिखी हूँ, प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत मीन्स पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है फ्रेंड्स, ये सभी पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मीन्स इनसे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो भी ग्लोबल वार्मिंग है इन सब का कारण ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है यही है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखिए कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज या फिर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और वैसे ही जो जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो अप्रदूषणकारी एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। क्या, अप्रदूषणकारी या फिर नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। मीन्स ये जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मीन्स ये गुड फ्यूल्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल।
तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, इसे किस आधार पर डिवाइड किया गया है? इसे इस आधार पर डिवाइड किया गया है कि जिसे लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, मीन्स जिन एनर्जी रिसोर्सेज को हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं उसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहा गया है, मीन्स परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा गया है। और जिन एनर्जी रिसोर्सेज को हम पहले से यूज नहीं कर रहे हैं, मीन्स जब ये जो परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेस है या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, जब इनकी मात्रा कम हो गई, मीन्स हमें जब लगने लगा कि ये आगे क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसके बाद हमने जो नए एनर्जी रिसोर्सेज का खोज किया या फिर जिनमें एक्सपेरिमेंट किया, उसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, मीन्स जो फॉसिल फ्यूल्स है जिन्हें मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में बताई हूँ, वो सभी किसके अंतर्गत आता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो सभी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है, मीन्स जो 25 मेगावाट से ज्यादा होता है जिनकी क्षमता विद्युत उत्पादन करने की, वो सभी जो बड़ी जल परियोजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर अगला देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसके अंतर्गत जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, मीन्स सभी नवीकरणीय जो भी ऊर्जा स्रोत है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और जो परमाणु ईंधन, जिससे मैं आप सभी को नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत बताई थी, है ना, वो किस में आता है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या फिर गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, कौन कौन सा? सभी जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और जो परमाणु ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत है वो किस में आता है? गैर परंपरागत में आता है। और इसी के साथ जो लघु जल विद्युत परियोजना है जो कि 25 मेगावाट या फिर इससे कम है, क्योंकि 25 मेगावाट से ज़्यादा जो है वो परंपरागत में आता है और जो 25 मेगावाट या उससे कम है वो गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आप सभी के लिए ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, और मैं जितने भी नाम बताई हूँ आप सभी इसे जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे मैं आप सभी को इसी वीडियो में फ्रेंड्स कोयला के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठाकर तो 2016 में कोयला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और चूंकि कोयला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने में या फिर पावर जनरेट करने में किसका यूज़ किया जा रहा है? कोयले का यूज़ किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से ये जो कोयला है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी को आज कोयला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिए और साथ ही याद भी करते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं कोयला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोयला है वो क्या है? ये भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, मीन्स जीवाश्म ईंधन है। और साथ ही किसके अंतर्गत आता है? ये प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत भी आता है। और ये क्या है? और परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है। ठीक है, तो तीनों बातें याद रखिए, ये फॉसिल फ्यूल्स भी है, मीन्स ये नॉन रिन्यूएबल भी है, कन्वेंशनल भी है और पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो कोयला है इसका सर्वाधिक भंडारण, मीन्स इसका सर्वाधिक स्टोरेज कहाँ पर है? झारखंड में है। फिर सेकेंड नंबर पर उड़ीसा, और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो तीसरे नंबर पर आता है कोयले के भंडारण की दृष्टि से। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है कि कोयले का भंडारण किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी याद रखिए कि कोयले का भंडारण झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है उड़ीसा, उसके बाद तीसरे नंबर में है छत्तीसगढ़। ये तीनों नाम आप सभी अभी रट लीजिए, क्योंकि ये तीनों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप सभी को सीक्वेंस में करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। सीक्वेंस में करने के लिए मतलब व्यवस्थित करने के लिए, मीन्स क्रम से जमाने के लिए भी आप सभी को एग्जाम में बोल दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी याद रखिए कि पहले स्थान पर झारखंड है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। किसमें? कोयले के भंडारण में। इसी प्रकार कोयले के उत्पादन में
3 राज्यों का नाम आप सभी को फिर से याद रखना है। तो कोयले के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, दूसरे स्थान पर है झारखंड और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। क्या फ्रेंड्स, पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर है झारखंड, तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। तो कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है, मीन्स कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए पहला क्या भंडारण क्या बताई मैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो उत्पादन में क्या करना है आप सभी को कि जो छत्तीसगढ़ है उसको नीचे से उठा करके ऊपर में ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो जो ट्रिक मैं आप सभी को बताई हूँ उसे आप सभी जरूर याद रखिए कि भंडारण में कैसे याद रखेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को ऊपर ले जाइए, उसके बाद जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो दोनों फैक्ट्स बताई हूँ, भंडारण और उत्पादन, इसे आप जरूर याद रखिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कोयला का प्रकार। ये जो कोयला है फ्रेंड्स, इसे कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। एक बार फिर से सुनिए, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, फिर एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पीट कोयला है, ये कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। मीन्स जब कोयले का निर्माण होता है तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो लिग्नाइट कोयला है वो बनता है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं या फिर ब्राउन कोयला भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप अदर एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा जा चुका है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो ये जो लिग्नाइट कोयला है इसे ही भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए बिटुमिनस कोयला। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है वो विश्व के अधिकांश भाग में मिलने वाला कोयला है। मीन्स विश्व में अगर आप सभी से एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कोयले का कौन सा प्रकार मिलता है, तो आपका आंसर होगा बिटुमिनस, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि विश्व में कोयले का सबसे अधिक कौन सा किस्म पाया जाता है या कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिटुमिनस। इसी तरह आपसे अगर 2 क्वेश्चन और पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कोयले का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है या फिर भारत में कोयले का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? बिटुमिनस। क्या होगा? बिटुमिनस। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बिटुमिनस है वो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला सर्वाधिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। और साथ ही इंडिया में मिलने वाला भी सर्वाधिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। और ये जो बिटुमिनस कोयला है इसे मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है ये कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। और ये कोयले निर्माण की अंतिम अवस्था है। मीन्स सबसे लास्ट में कौन सा कोयला बनता है? एंथ्रासाइट कोयला बनता है। देखिए जब कोयला निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है, जो कि जो भूमि है उसके ऊपरी परत में ही रहता है। अगर कोयले खदान में कोयले की खुदाई की जाएगी तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? पीट कोयला। उसके नीचे जाने पर लिग्नाइट, उसके नीचे जाने पर बिटुमिनस और सबसे लास्ट में मिलता है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे अच्छी किस्म है। मीन्स आपको अगर पूछा जाए कि कोयले का सबसे अच्छा प्रकार या सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट, ठीक है। क्या होगा? एंथ्रासाइट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को इनके बारे में बताऊंगी। इसी के साथ ये जो कोयला है ना, ये शुद्ध कब कहा जाता है, सर्वोत्तम कब कहा जाता है, ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि कोयले का विभाजन या फिर कोयला का प्रकार जो है वो किस आधार पर है? कोयले का प्रकार जो है वो किस आधार पर है? तो कोयले का प्रकार जो है वो कोयला पर या फिर कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर है, ठीक है। तो कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही शुद्ध कोयला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताई मैं? कोयले में कार्बन की मात्रा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कोयला का प्रकार। ये जो कोयला है फ्रेंड्स इसे कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। एक बार फिर से सुनिए, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, फिर एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पीट कोयला है
ये कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। मीन्स जब कोयला का निर्माण होता है तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो लिग्नाइट कोयला है वो बनता है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं या फिर ब्राउन कोयला भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप अदर एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा जा चुका है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो ये जो लिग्नाइट कोयला है इसे ही भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए बिटुमिनस कोयला। तो ये जो बिटुमिनस कोयला है वो विश्व के अधिकांश भाग में मिलने वाला कोयला है। मीन्स विश्व में अगर आप सभी से एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कोयले का कौन सा प्रकार मिलता है तो आपका आंसर होगा बिटुमिनस। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि विश्व में कोयले का सबसे अधिक कौन सा किस्म पाया जाता है या कौन सा प्रकार पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। इसी तरह आपसे अगर 2 क्वेश्चन और पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कोयले का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है या फिर भारत में कोयले का कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो इसका भी आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। क्या होगा, बिटुमिनस। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बिटुमिनस है वो आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला सर्वाधिक कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है। और साथ ही इंडिया में मिलने वाला भी सर्वाधिक कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है। और ये जो बिटुमिनस कोयला है इसे मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है ये कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है और ये कोयले निर्माण की अंतिम अवस्था है। मीन्स सबसे लास्ट में कौन सा कोयला बनता है, एंथ्रासाइट कोयला बनता है। देखिए जब कोयला निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है, जो कि जो भूमि है उसके ऊपरी परत में ही रहता है। अगर कोयले खदान में कोयले की खुदाई की जाएगी तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, पीट कोयला, उसके नीचे जाने पर लिग्नाइट, उसके नीचे जाने पर बिटुमिनस और सबसे लास्ट में मिलता है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे अच्छी किस्म है। मीन्स आपको अगर पूछा जाए कि कोयले का सबसे अच्छा प्रकार या सर्वोत्तम किस्म कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइट। ठीक है, क्या होगा, एंथ्रासाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को इनके बारे में बताऊंगी। इसी के साथ ये जो कोयला है ना, ये शुद्ध कब कहा जाता है, सर्वोत्तम कब कहा जाता है, ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि कोयले का विभाजन या फिर कोयले का प्रकार जो है वो किस आधार पर है, कोयले का प्रकार जो है वो किस आधार पर है, तो कोयले का प्रकार जो है वो कोयला पर या फिर कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर है। ठीक है, तो कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही शुद्ध कोयला होता है। क्या बताई मैं कि कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो कोयला उतना ही शुद्ध होता है, उतना ही सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो देखिए जो पीट कोयला है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। क्या होता है, पीट कोयला जो है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें 50 से 60% कार्बन होता है। कितना होता है, 50 से 60% कार्बन होता है। इसी प्रकार इसके सेकंड में आता है लिग्नाइट, जो कि पीट से ज़्यादा अच्छा होता है। मीन्स इसमें कार्बन की मात्रा पीट से ज़्यादा होती है। कितना होता है, 60 से 70%। कितना होता है, 60 से 70%। उसके बाद बिटुमिनस लिग्नाइट से ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें 70 से 85% या फिर 70 to 85% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 85+ मीन्स 85% जो है उससे ज़्यादा क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आगे मैं आप सभी के लिए एक और परसेंटेज लिखी हूँ, क्योंकि कुछ बुक जो है उसमें ये वाला परसेंटेज भी लिखा होता है कि जो 40% से कम कार्बन है उसको पीट कोयला कहते हैं, 40 से 60% जिसमें कार्बन होता है उसे लिग्नाइट कहते हैं, और 60 से 80% जिसमें कार्बन होता है उसे बिटुमिनस कहते हैं, और 80 to 90% जिसमें कार्बन होता है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। तो आप सभी इन दोनों डाटा में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें, है ना। तो आप सभी जो है इसे दोनों को ही अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी CGPSC जो क्वेश्चंस को डीप करते जा रहा है, तो हो सकता है आप सभी को पूछा जाए कि कौन से कार्बन में मीन्स कौन से कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो आप सभी ये डाटा ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों ही प्रकार का डाटा ऐड कर दी हूँ इसमें, क्योंकि कुछ बुक में पहला वाला डाटा लिखा हुआ है और कुछ बुक में सेकंड वाला। ठीक है, तो आप सभी इन दोनों को याद रखिए। वैसे इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि 80 to 90% एंथ्रासाइट में बोला गया है, TC के बीच में ही आप सभी को पूछा जाएगा। ठीक है, तो 80 to 90% में 85 आ गया ना। जैसे 60 to 80% बिटुमिनस दिया है तो इसमें 70 आ गया।
है ना। तो इस प्रकार से आप सभी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलिए, आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन कोयलों से संबंधित बता देती हूँ। जैसा कि मैं बताई कि जो पीट कोयला है सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें साथ ही नमी भी होता है। क्या होता है? नमी होता है, जिसकी वजह से इसको जलाने पर धुआं बहुत ही ज़्यादा निकलता है। मीन्स ये जो पीट कोयला है इससे प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और फिर जो एंथ्रासाइट है ये नीली लौ के साथ जलता है। कौन से लौ के साथ? नीली। मीन्स जब ये जलता है तो कौन से कलर का दिखाई देता है? नीले कलर का दिखाई देता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला है ये, और इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये जलने पर धुआं नहीं देता है। मीन्स ये प्रदूषण बहुत ही कम करता है। ठीक है, और साथ ही जब इसको हम जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे मिलती है? इस एंथ्रासाइट कोयला से ही मिलती है। किससे मिलती है? इस एंथ्रासाइट कोयला से ही मिलती है। फिर आगे देखिए बिटुमिनस। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि विश्व में मिलने वाला सबसे अधिक प्रकार मीन्स सबसे अधिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। तो जितने भी वाणिज्यिक कार्य है या फिर औद्योगिक कार्य है उसमें इसी का ही यूज किया जाता है। किसका? बिटुमिनस का। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो किसके अंतर्गत आता है। फिर कोयले का भंडारण उत्पादन भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आप सभी को मैं कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है मीन्स कोयला के जो कारखाने हैं उनके बारे में नहीं बताई हूँ, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि कोयला का कारखाना कहाँ कहाँ पर है, मीन्स झारखंड में कौन सा फेमस है, इस टाइप का अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगी कि कोयले का कारखाना जो है कौन कौन सा फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए इसमें मीन्स इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को ऐड नहीं करी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे भी आप सभी को बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी को अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़ के लिए, जिससे आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।